शुभ संध्या दोस्तों। और प्रत्येक दिन की भांति आज भी घटना चक्र के जो प्रकाश चैप्टर चल रहा था उस प्रकाश चैप्टर का आज दूसरा सेशन है और दूसरा सेशन है। और यह जो प्रश्न है बहुत अच्छा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों का हम लोग विस्तृत संग्रह देखते हैं और बारी बारी से सब लोगों को सभी प्रश्नों को एक सीरीज से हम लोग खत्म करने का काम करते हैं। तो देखते हैं, लाइट चैप्टर का नाम है और प्रकाश यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है। सेशन नंबर 2 चल रहा है, प्रकाश चैप्टर का दूसरा ही क्लास है। इससे पहले भी सारे जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टरों का क्लास हमने दे दिया है यूट्यूब पर, और जाकर के आप सर्च मार करके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है। आज प्रकाश चैप्टर का यह दूसरा क्लास है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न संख्या पहला है कि किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने का तकनीक का नाम क्या है। कोई वस्तु है उसको 3D में प्रतिरूप 3D प्रतिरूप यानी उसमें जो है इसको परिवर्तित किया जा रहा है। तो यह कौन सा रूप है। तो कभी कभी किताब पर होलोग्राम टाइप के आता है इस तरीका से, और कहता है किताब वाला कि मेरा जो है होलोग्राम देख करके ही मेरा किताब खरीदिए, होलोग्राम जिस पर लगा रहेगा वह समझिए कि ओरिजिनल है, और उसको ऐसे तिरछा करने पर उसका जो पब्लिकेशन का नाम रहता है वह उसमें दर्शाया जाता है, उसमें दिखाई देता है। तो यह जो होलोग्राम है वह 3 डायमेंशनल वही होता है, त्रिविमीय वही होता है, त्रिविमीय प्रतिरूप वही होता है। तो इस तरीका से होलोग्राफी के अंतर्गत पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है, होलोग्राफी है। उसको होलोग्राम ही बोला जाता है। यह जो किताब पर बना रहता है यह इसको होलोग्राम बोलते हैं। ऑडियोग्राफी नहीं बोलते हैं, लेक्सोग्राफी नहीं, फोटोग्राफी नहीं, उसको होलोग्राफी बोला जाता है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 है। वही बात इसमें भी आ गया कि त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। त्रिविमीय 3 डायमेंशनल लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि फोटोग्राफी है, होलोग्राफी है, रेडियोग्राफी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो होलोग्राफी अभी हम लोग पीछे देखे, पीछे वाला प्रश्न में होलोग्राम या होलोग्राफी, तो वही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 है और 3 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस पर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस पर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, इसमें से मास्टर स्कैन हो जाएगा, टोटल स्कैन है, रोस्टर स्कैन है और रडार स्कैन है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। और हम देखते हैं कि इसका आंसर जो है किस पर जा रहा है। तो हम उसको पहले रोस्ट करते हैं, पहले उसको रोस्टर करते हैं तब स्कैन होता है। तो यह हमारा आ जाएगा रोस्टर स्कैन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा यह चला जाएगा। तो अब देखते हैं, अब कह रहा है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से क्या संबंध है जो आर पार जाती है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, रमन प्रभाव के बारे में कह रहा है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 4 हम देख लेते हैं। केवल द्रवों में, केवल प्रिज्मों में, केवल हीरो में जो आर पार जाती है उसके बात कर रहा है। तो पारदर्शी मतलब सभी माध्यमों में पारदर्शी, सभी माध्यम, कोई भी माध्यम हो उसमें पारदर्शी हो जाना चाहिए, मतलब आर पार चल जाना चाहिए। आर पार का हो जाना चाहिए, आर पार चल जाना चाहिए, आर पार चल जाना चाहिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में, और 5 है ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क
ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त क्या होता है, इसमें से हमको देख लेना है कि क्या प्रयुक्त होता है। क्या क्रिस्टल प्रयुक्त होता है, या टाइटेनियम नीडल प्रयुक्त होता है, या लेजर बीम प्रयुक्त होता है, या बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक प्रयुक्त होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो 5 है, प्रश्न संख्या 5 के किस में जाएगा, तो लेजर का नाम सुने हैं। जो लेजर लाइट होता है वह इसी के द्वारा प्रयुक्त होता है, तो लेजर बीम के द्वारा हम लोग लेजर बीम पर चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी पर हम लोग चले जाएंगे। अब छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न में देखते हैं कि जब सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क की बात कर रहा है, जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है, उसके बारे में हम लोग को देखना है। ऑप्शन बारी बारी से पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। ऑप्शन बारी बारी से, परावर्तन एवं विवर्तन की घटना के आधार पर, परावर्तन एवं विवर्तन की घटना के आधार पर, परावर्तन एवं पारगमन की घटना के आधार पर, विवर्तन पर पारगमन की घटना के आधार पर, अपवर्तन एवं विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। नहीं, इसमें से जो ऑप्शन होगा वह परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर ही इसका आंसर होगा। परावर्तन एवं विवर्तन की घटना के आधार पर ही इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा। रिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन के आधार पर ही यह कार्य करता है। आगे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इतना कथन है, इस कथनों पर विचार करके इसमें से सही आंसर का चयन करना है। तो प्रश्न संख्या 7 है और 7 के कथन पर विचार करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कथन इसका सही है। कह रहा है कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। अगला 2 नंबर कह रहा है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है, अगला ऑप्शन है, कह रहा है कि रेडियो तरंगों की द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग का प्रभाव का उपयोग करती है। तो हमारा इसमें से सही है कि जो पुलिस होती है वह डॉपलर प्रभाव के परावर्तित लघु रेडियो के प्रभाव का ही उपयोग करती है। उसमें देखे होंगे कि चालन काटने के लिए अति चालन वाहनों का मतलब ज़्यादा स्पीड से चलिएगा तो आप चलते रहिएगा, पता नहीं चलेगा और पुलिस के द्वारा चालान कट जाएगी। कहीं गाड़ी लगा के पुलिस रोड पर रहती है और वह एक लेज़र के द्वारा देखते रहती है और लघु रेडियो तरंग ही प्रभाव उसमें से छोड़ती है और उसके जो नंबर प्लेट रहता है उसको स्कैन कर लिया जाता है। स्कैन करके उससे क्या किया जाता है कि चालान काट दिया जाता है। फिर यहाँ कह रहा है कि रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युतमान धाराओं से उत्पन्न होती है। यह भी ऑप्शन का है हमारा, यह भी ऑप्शन सही है। 3, 4 सही है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का इतना गुना होता है, नहीं इतना गुना नहीं होता है। यह ऑप्शन, यह जो आंसर है यह गलत है, इसके द्वारा हम नहीं जाएंगे। यह जो ऑप्शन है 2 नंबर गलत है। पहला कह रहा है कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। यह भी ऑप्शन नंबर गलत है, अधिक नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर है वह 3 और 4 के साथ जा रहा है। तो 3 और 4 कौन है, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4 यहाँ पर दिख रहा है। तो 3, 4 के साथ हमारा ऑप्शन चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 और 8 में है कि कथन ए दिया है और कारण भी दिया है। कथन ए है और कारण आर है। इसके द्वारा देखना है कि कौन सा गलत है, कथन गलत है या कारण गलत है या दोनों सही है या दोनों गलत है। इसके द्वारा हम लोग को प्रश्न संख्या 8 में देख लेना है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 8। कह रहे कि कथन ए एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्य 24 फ्रेम प्रति सेकेंड पर 24 सेकेंड प्रक्षेपित यानी प्रोजेक्ट किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा ये जो है कथन सही लग रहा है, कथन हमारा सही लग रहा है। अब कारण देख लेते हैं। कह रहा है कि आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन
उद्दीपन यानी स्टिमुलस हटाने के बाद 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। 0.1 सेकेंड तक नहीं बना रहता है, 0.1 सेकेंड तक नहीं बना रहता है। हमको लग रहा है कि यह जो आर है एकदम आर गलत जा रहा है और ए जो है सही है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या कर स्पष्टीकरण नहीं है, इसमें ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। नहीं, ये जो है ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है और आर गलत है। ए जो है सही है, आर गलत है। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्य 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं, परंतु यह जो बी ऑप्शन, यह जो कारण है, यह कारण इसका गलत जा रहा है। ऑप्शन नंबर 9 पर हम लोग चलते हैं। जो 9 है वो 9 पर चलते हैं हम लोग। 9 प्रश्न संख्या कह रहा है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। सही बात है भाई, सही बात है। क्यों? संकेत दुर्बल हो जाए या एंटीना दुर्बल हो जाए या वायु संकेत को शोषित कर लेती है या पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है, वक्राकार है, इसलिए कह रहा है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद उसका सिग्नल जो है नहीं मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं? क्योंकि जो पृथ्वी की जो सतह है वह वक्राकार है, इसीलिए जो उसका संकेत है वह नहीं मिल पाता है। ऑप्शन नंबर 10 प्रश्न संख्या 10 चलते हैं। कह रहा है 10 में कह रहा है कि दूरदर्शन जो टीवी है उसके बारे में कह रहा है कि जो दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी क्या कहलाती है? प्रयुक्त तकनीकी क्या कहलाती है? जो दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी क्या कहलाती है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आयात माडुलन कहलाती है या आवृत्ति माडुलन या स्पंदन कूट माडुलन कहलाती है या काल बहुसंकेतन कहलाती है। तो यहाँ पर यह जो है आयात नहीं आवृत्ति वाला चल जाएगा, कहें कि प्रकाश आवृत्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? रेटिना पर जो प्रतिबिंब, उसको दृष्टिपटल कहा जाता है। रेटिना या दृष्टिपटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? तो यह प्रश्न संख्या 11 है और हम लोग देख लेते हैं। वह वस्तु के बराबर होता है तथा उल्टा होता है। वस्तु से छोटा होता है, बराबर नहीं होता है। आगे कह रहा है कि वह वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है। सीधा नहीं, उल्टा होता है। सीधा नहीं होता है, उल्टा होता है। यहाँ वस्तु के बराबर कहता है, बराबर नहीं, छोटा होता है, उल्टा होता है। उल्टा सही है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है सही है, परंतु सीधा नहीं होता है, उल्टा होता है। तो ऑप्शन यह भी गलती है और यह भी गलती है। वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटा होता है और उल्टा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं। 12 में है कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? वास्तविक उल्टा अभी रट रहे हैं हम लोग। ये वास्तविक होता है और उल्टा होता है। प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक उल्टा किसके साथ जा रहा है? ऑप्शन सी यहाँ पर देख रहे हैं कि वास्तविक उल्टा ऑप्शन सी के साथ जा रहा है। वास्तविक उल्टा किसके साथ जा रहा है? तो ऑप्शन सी के साथ जा रहा है। सीधा तथा वास्तविक, सीधा आभासी, वास्तविक उल्टा, वास्तविक आभासी। जी नहीं, यह जो है ऑप्शन सी के साथ उल्टा तथा वास्तविक होगा। अगला प्रश्न संख्या 13 में चलते हैं हम लोग। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दोनों आंख का होना उपयुक्त है? मतलब एक आंख न रहे तो क्या कारण है कि जो बनाने वाली प्रकृति है वह दो आंख बनाई है? किस कारण? क्या कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त माना जाता है? तो यहाँ पर दे रहा है दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। दो कारण दिया है कि दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अरे भैया, एगो आंख रहेगा तो वो जो रंग है वह रंग पहचान में आ जाएगा कि यह लाल है, हरा है, ब्लू है। ठीक है, तो दो आंख से रंग का कोई लेना देना नहीं है।
फिर कह रहा है कि दो आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। ये बात कहीं हजम नहीं हो रही है, ठीक है, कि दो आंख है तभी हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में देख सकते हैं, एक आंख बंद करेंगे तभी हम प्रकाश में देख सकते हैं। फिर कह रहा है कि इसके कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। मोज़ेक विजन, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। सही बात है, कहीं कहीं हम लोग देखते हैं, कभी कभी उल्टा चश्मा या दूसरा चश्मा पहन लेते हैं तो कभी कभी लगता है कि आगे कितना गहराई है, या कोई चश्मा ऐसा दे देता है लगता है कि कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है, पैर आदमी टांग के ज़्यादा दूर तक ज़्यादा उठा के ऐसे पैर रखने लगता है। तो यह जो 13 नंबर है, 13 नंबर का जो ऑप्शन है वह ऑप्शन डी के साथ जाता है कि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। चलिए अगला प्रश्न दे रहा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक का कारण होता है? रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के किस घटना के कारण होता है? जब सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान की बात कर रहा है, मतलब पूरा सूर्य ग्रहण के को मतलब पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान की बात कर रहा है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान उसमें से किरण निकलती है, सूर्य से एक किरण निकलती है जिस किरण को हम अल्ट्रावायलेट किरण कहते हैं, और उस किरण को नहीं देखना चाहिए, अल्ट्रावायलेट किरण नहीं देखना चाहिए, जो हमारे आँख में जलन उत्पन्न कर देती है, जो हमारे आँख में रेटिना का जलन उत्पन्न कर देती है, तो उसको नहीं देखना चाहिए, हमारी आँख की रोशनी जा सकती है। यह अल्ट्रावायलेट बहुत खतरनाक किरण होती है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है किसी तारे का रंग दर्शाता है। किसी तारे का रंग उसकी पृथ्वी से दूरी दर्शाता है, कि उसका ताप दर्शाता है, कि उसकी ज्योति दर्शाती है, कि उसकी सूर्य से दूरी दर्शाती है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो किसी तारे का जो रंग होता है वह दर्शाता है, अगर ज़्यादा ऊंचा है तो वह टिमटिमाता हुआ तारा दिखाई देगा, तो उस तारे का रंग कह रहा है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो तारे का रंग जो है उसका ताप को दर्शाता है, तारे का जो रंग है उसका ताप को दर्शाता है, उसकी पृथ्वी से दूरी नहीं दर्शाता है। 16 नंबर प्रश्न में, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में हेलो जी, फोन किए हैं, आप फोन किए हैं? मिस कॉल था। जनक बात कर रहे हैं सर? ओहो जनक भाई है? जी सर। अच्छा ठीक सर। प्रश्न संख्या 16 में, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में जो प्रकाश है वह प्रकाश जो है क्यों बिखर रहा है, क्यों पसर रहा है, क्या कारण है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या धूलकण है, क्या हीलियम है, क्या जलवाष्प है? इन चारों ऑप्शन में से क्या है कि वायुमंडल में जो प्रकाश है वह प्रकाश फैल के आ रहा है, सूर्य का जो प्रकाश है वह फैल के आ रहा है, पसर रहा है, क्या कारण है? तो वायुमंडल में जो हमारा धूलकण है इसी के कारण जो है प्रकाश जो है तितर बितर हो जाता है, विसरण हो जाता है, यानी प्रकाश का विसरण का मुख्य कारण क्या है? धूलकण है। आगे है, वातावरण में प्रकाश के विसरण का वजह है, क्या वजह है? तो वही वजह है जो पिछला प्रश्न में हम लोग देखे हैं, यहाँ फिर से आ गया धूलकण, तो धूलकण की ही हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। फिर अगला दो में कह रहा है कि यदि सायन हरित लाभ नीला, यदि सायन लिखल, यदि श्यान हरित लाभ मतलब श्यान की बात कर रहा है, और मैजेंटा के रंग दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग जो है किस तरीका से होगा? नीला होगा। कि किस कारण होगा हम लोग देखते हैं। यहाँ केवल एक कह रहा है, केवल दो कह रहा है, केवल एक और दो कह रहा है, और नहीं एक कह रहा है और नहीं दो कह रहा है। यानी ऑप्शन डी में है नहीं एक नहीं दो, ऑप्शन सी में है एक और दो, बी में है दो और एक में है सिर्फ एक। तो हमारा ऑप्शन जो है यह किसके साथ जा रहा है? तो हमारा ऑप्शन जो है यह जो जा रहा है
फिर से पढ़ते हैं कि यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का जो रंग होगा वह लाल होगा। यानी मैजेंटा और पीला मिलेगा तो लाल होगा। यह तो हमारा सही जा रहा है कि मैजेंटा और पीला मिलेगा तो लाल होगा। एक इस तरीक़ा से बात कर रहा है, यहाँ मैजेंटा की बात कर रहा है और यहाँ पर पीला की बात कर रहा है, यहाँ येलो की बात कर रहा है और दोनों मिलेगा तो यह प्रतिच्छेदित जो क्षेत्र है इसका रंग कैसा होगा, तो यह रंग लाल होगा। आगे कह रहा है कि यदि श्यान और मैजेंटा दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग कैसा होगा। यह नीला दे रहा है तो यह अभी तो मेरे दोस्त यह अभी तो सही है, यह अभी सही है, यह अभी नीला होगा। तो 1 और 2 जो है, 1 और 2 ऑप्शन सी में है, 1 और 2 यह अभी सही होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न में। 18 हो गया, अब 19 में चलते हैं। कह रहा है कि प्रकाश का रंग निर्धारण होता है। प्रकाश का जो रंग होता है उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारण किया जाता है। प्रकाश के जो रंग होता है वह उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारण किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस तरीक़ा से हमारा तरंगदैर्घ्य ऑप्शन बी में चला जाएगा। कह रहे हैं निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है। तो सबसे लंबा जो तरंगदैर्घ्य की अगर हम बात करेंगे तो सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य जो है 7.5 गुणे 10 के पावर -5 होता है। यह लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। और सबसे कम का बात करेगा तो बैंगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका हो गया, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है, तो लाल का हो गया 7.5 गुणे 10 के पावर 5 होता है। अब उसका तरंगदैर्घ्य बैंगनी का सबसे कम होता है। तो आगे देखते हैं सबसे कम वेवलेंथ यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है। यहाँ बैंगनी आ गया। फिर से प्रश्न आ गया कि बैंगनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में देखते हैं कि दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य अभी पीछे ही देखे हैं कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका हो रहा है, तो बैंगनी का हो रहा है। तो फिर से हम बैंगनी ले लेंगे और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, यानी सर्वाधिक ऊर्जा किस में होगी। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश और पीला प्रकाश, किस में सर्वाधिक ऊर्जा होगी, मतलब हाईएस्ट एनर्जी की बात कर रहा है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम सबसे अधिक ऊर्जा जो है, सबसे अधिक ऊर्जा किस में हो जाएगी, तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है वह नीला प्रकाश में हो जाएगी। सबसे अधिक ऊर्जा किस में हो जाएगी, नीला में हो जाएगी। आते हैं 24 नंबर पर और 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होगा, यानी सबसे कम मुड़ेगा। विचलित मतलब सबसे कम। तो प्रिज्म शीशा के प्रिज्म कह रहा है कि कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम, जो सबसे कम विचलित होगा वह सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा। जो सबसे कम विचलित होगा वह सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो इन रंगों में से जब सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा, सबसे कम विचलित होगा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो सबसे कम विचलित होगा तो सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो रंग काफ़ी दूर से हमको नज़र आ जाएगा, जो काफ़ी दूर से हम देख लेंगे, उसका विचलन कोण जो है उसका विचलन सबसे कम होगा, यानी सबसे वह ज़्यादा दूर तक जाएगी। विचलन मतलब मुड़ना होता है, विचलन मतलब मुड़ जाना होता है। तो कौन रंग है जो सबसे कम मुड़ेगा, तो इसमें सबसे कम कौन सा रंग मुड़ेगा, क्या हरा मुड़ेगा, लाल मुड़ेगा, बैंगनी मुड़ेगा या नारंगी मुड़ेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे कम अगर मुड़ने की बात आएगी तो लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, यानी लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसीलिए लाल रंग का होता है सबसे ज़्यादा दूर तक जाता है। और जो रोड पर सिग्नल के रूप में प्रयुक्त होता है वह खतरे की निशानी में लाल रंग ही प्रयुक्त होता है। चलिए आगे देखते हैं और हम लोग 24 देख लिए। आते हैं 25 में। 25 नंबर है कथन ए है प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जावान होता है, मतलब ऊर्जस्वी होता है। वही बात है। फिर है आगे प्रश्न संख्या कह रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, यहाँ प्रकाश में स छूट गया है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वह हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्या होता है, अधिक होता है।
अधिक होता है। तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। ये तो बात सही है, काहे कि पीछे हम लोग देखे हैं कि जो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हो रहा है वह हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। परंतु यह कह रहा है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जावान होती है। तो ये जो कथन है, यह कथन ए है, वह गलत जा रहा है, अधिक ऊर्जास्वी नहीं होता है। तो इस तरीका से जो 25 का ए है वह कथन ए गलत है, परंतु आर जो कारण है वह सही है। तो ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, परंतु आर क्या है, सही है। आते हैं 26 नंबर में। हमें वास्तविक सूर्योदय, वास्तविक मतलब जो वास्तव में सूर्योदय होता है, वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई दे देता है। यह किसका कारण है? क्या प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है, विवर्तन का कारण है, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है, या प्रकाश के अपवर्तन का कारण है? तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्य पहले दिखाई दे देता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जल में डूबी हुई आधी जो छड़ होती है वह मुड़ी हुई दिखाई देती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो पानी में रखा हुआ सिक्का होता है वह अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो पानी की वास्तविक गहराई है उस वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो पानी में जो मछली है वह अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर महसूस होती है। तो यह सब के सब प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। चलते हैं अगला प्रश्न 27 में, और 27 प्रश्न संख्या को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो यह क्या कारण है दीर्घवृत्ताकार? वह हमारे जो आंख के आगे दीर्घवृत्ताकार कारण दिखाई देता है वह किसके कारण हो रहा है? वह अपवर्तन के कारण ही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 28 है। 28 में हम लोग देख लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, बस कुछ ही प्रश्न बचा हुआ है। 28 में हम लोग चलते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, यानी सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ वृक्षों द्वारा, कुछ कवक द्वारा, कुछ बैक्टीरिया द्वारा और कुछ फफूंद द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन है वह बैक्टीरिया द्वारा हो जाएगा। बहुत गहराई तक जाता है और गहराई में बैक्टीरिया द्वारा ही सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। किसके द्वारा? तो बैक्टीरिया द्वारा। आगे देखते हैं, अगला नियम आ गया ट्रैफिक सिग्नल वाला। कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश होता है। लाल प्रकाश क्यों होता है? ट्रैफिक सिग्नल में क्यों होता है? इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, या यह सुंदर होता है, या यह खराब रोशनी वालों को दिखाई भी दे देता है, या उक्त कारणों में से कोई नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 29 नंबर है, और 29 नंबर में इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत देखे हम लोग, बहुत प्रश्नों में देखे कि इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वह सर्वाधिक होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए होता है, इसीलिए इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, और इसकी विचलन कोण सबसे कम होता है, इसलिए यह दूर तक जाता है। अब आ गया 30 में। 30 में कह रहा है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। अब कारण है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दोनों सही हैं। खतरे का सिग्नल जो है लाल रंग का बनाया जाता है। क्यों लाल रंग का बनाया जाता है? क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन यानी मुड़ना सबसे कम होता है। वह लाल रंग जो है यह सबसे कम मुड़ता है, और जब सबसे कम मुड़ेगा तो सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा। जब सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा तो ज़्यादा दूर से ही दिखाई पड़ जाएगा। इसका मतलब कथन ए भी सही है और कारण ए भी सही है, दोनों सही है। कथन ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, यह भी सही है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नहीं, यहाँ पर 30 नंबर जो है, ऑप्शन 30 नंबर जो है, यह 30 नंबर का ए जो है सही है, यह 30 नंबर ही सही है। ए और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। 31 कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है?
आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? कह रहा है कि नीले प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है यहाँ पर। हाँ, नीले प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। और तरंग दैर्घ्य की बात करेगा तो लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। यहाँ पर प्रकीर्णन हो गया, कह रहा है कि नीले प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नहीं, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है। हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है। 31 के जो ऑप्शन ए है वह ऑप्शन ए सही है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब मुड़ना होता है, मुड़ना होता है, यानी नीला प्रकाश सबसे अधिक प्रकाश में मुड़ जाता है। जो नीला प्रकाश है उसका प्रकीर्णन यानी वह सबसे ज़्यादा मुड़ जाता है आकाश में, इसीलिए आकाश में ही वह बिखर जाता है। जब सूर्य से प्रकाश चलती है तो वह नीला प्रकाश जो है उसका बिखराव सबसे ज़्यादा होता है, वह वायुमंडल में ही बिखर जाता है, वह आकाश में ही बिखर जाता है, इसीलिए जो आकाश है वह नीला दिखाई देता है। इसी कारण जो आकाश है वह नीला दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। नहीं, लघु रंग, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। नीला रंग नेत्र की अधिक सुग्राही होती है। वायुमंडल दीर्घ तरंगों को लघु तरंग की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा जा रहा है, यहाँ पर ऑप्शन जो जा रहा है वह कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग अधिक होता है, ये तो नहीं है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, अधिक प्रकीर्ण होती है। यह जो है हमारा बी ऑप्शन जो है हमारा यही ऑप्शन सही है। वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है मतलब मुड़ जाती है, यह जो है ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न में चलते हैं। कह रहे कि खतरा के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्ण मतलब विचलित होना है, मतलब कि विभिन्न दिशाओं में फैल जाना, वही प्रकीर्णित कहलाती है। तो सबसे कम जब प्रकीर्णित होगा तभी तो सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा, यानी सबसे कम मुड़ेगा तभी ना सीधी रेखा में जाएगा। यदि मुड़ जाएगा तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, और यदि नहीं मुड़ेगा तो ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो कम मुड़ता है, सबसे कम मुड़ता है, सबसे जब कम मुड़ेगा तो सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा। यह आँखों के लिए आरामदायक होता है, यह सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है। हवा द्वारा इसका प्रयोग, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। नहीं, इसका जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे कम होता है, इसलिए यह ज़्यादा दूर तक जाता है। और इसी कारण लाल रंग का जो प्रयोग है वह खतरों के संकेतों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश के व्यतिकरण या सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन करना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 34 नंबर का। 34 नंबर प्रकाश का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो है आकाश क्या होता है? नीला दिखाई दे देता है। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का बिखर जाना, प्रकाश का बिखर जाना। तो सबसे ज़्यादा किस रंग का बिखराव होता है? तो सबसे ज़्यादा नीला रंग का बिखराव होता है। जो सूर्य से हमारी किरणें आती है वह नीला रंग जो है वायुमंडल में आकाश में ही बिखर जाता है, इसीलिए हमारा जो आकाश है यह नीला दिखाई दे देता है। आकाश में ही प्रकीर्णित हो जाती है, आकाश में ही बिखर जाती है, इसी कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। और उसी नीले आकाश की परछाई जो है समुद्र में पड़ती है, उस नीले आकाश की परछाई जो है समुद्र में पड़ती है, इसीलिए समुद्र भी नीला दिखाई पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। कह रहे कि आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के जो है प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का होता है वह नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आकाश के नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश के नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। यह प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रकाश का यहाँ पर वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। इंद्रधनुष में 7 रंगों का कारण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। तो इस तरीका से हमारा 2 गलत है परंतु 1 सही है। आकाश के नीले दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे आते हैं।
सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण क्या है? सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का यह जो प्रकीर्णन है वह सूर्य के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। और आकाश का नीला दिखाई देने का यह जो कारण है वह सही है। हम 36 नंबर में जो 36 नंबर है वह 36 नंबर का 1 और 3 सही है। जो 36 नंबर है वह 1 और 3 जो है यह जा रहा है वह सही जा रहा है, परंतु 2 जो है गलत है। 1 और 3 का है, 1 और 3 जो है सही है। अगला प्रश्न में चलते हैं। कह रहे कि सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? सूर्य लाल क्यों दिखता है? सूर्य लाल क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण। प्रकीर्णन होगा, अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, या प्रकाश का बड़ विक्षेपण होगा। तो जो ऑप्शन ए को ले लेता है उसी ऑप्शन पर बहुत बार प्रश्न पूछने लगता है। और यह जो प्रश्न है इस प्रश्न में कुछ भी जान नहीं है। प्रकीर्णन कब से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो प्रकीर्णन से आगे और तो आगे प्रश्न बन सकता था, लेकिन सब एक ही आधार पर प्रश्न बना देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों लाल दिखाई देता है? अब हम इसमें क्या बताएं कि क्यों लाल दिखाई देता है? सारा क्वेश्चन के एक ही आंसर आ रहा है, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, और ये बात पूछ देता कि क्यों सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। ये बोल देता है कि सूर्य अस्त होने के बाद भी कुछ समय तक सूर्य दिखाई दे देता है, तो यह अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन के कारण। यही सब प्रश्न पूछना चाहिए, सब एक के प्रश्न देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? आकाश तो जाएगा तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला ही दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? अरे लाल को मार दिया। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। एगो और है प्रश्न संख्या, एगो और है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो अरे वही तो प्रश्न है यार, वही प्रश्न है, कोई नया प्रश्न थोड़ी है। कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो आकाश कैसे दिखता है? काला दिखता है। इस तरीक़ा से हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। 40 प्रश्नों का संग्रह हमारा हो गया। अब इसके आगे एक भी प्रश्न नहीं है, तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो सेशन पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीक़ा से प्रत्येक दिन सेशन पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।